कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। उत्तराखंड में कृषि सह व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। अजोला उत्पादन तकनीक पर एक जानकारी। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ किए जाने वाला एक अत्यंत लाभकारी सह व्यवसाय है, जिसे अपनाकर उत्तराखंड के किसान एवं बेरोजगार युवक अच्छा आय का जरिया बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर मधु उत्पादन के स्रोत मौजूद हैं। परंतु इसके लिए जरूरी है सही विधि और तकनीक से मधुमक्खी पालन किया जाए, नहीं तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना है, इस संदर्भ में जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजकीय मौन पालन केंद्र जूलीकोट नैनीताल विषय विशेषज्ञ पीएस नायाल। आजकल आप लोग मौन पालन प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया मौसम फरवरी मार्च का ही होता है, क्योंकि बसंत ऋतु आने वाली है। बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के मौनचर पुष्प खिलते हैं, जिनसे मौनों को पराग और नेक्टर दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको मौन पालन का एक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए, चाहे वो उसमें 1 हफ्ते की हो या 1.5 महीने की हो या फिर 10 दिवस की हो, तो उसमें बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मौन पालन प्रशिक्षण के लिए राजकीय मौन पालन केंद्र जूलीकोट में 7 दिवसीय और 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी प्रत्येक जिले में हम 7 दिवसीय ट्रेनिंग किसानों के लिए आयोजित करते हैं। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालय प्रत्येक शहर में हैं, उनके यहाँ भी ये मौन पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण कैंप आयोजित किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में कुछ लोग जो पहले से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उनके यहाँ भी काम सीख करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है बागवानी मिशन के नाम से। इसमें हम 40% सब्सिडी पर प्रति काश्तकार को एक काश्तकार को 25 से 50 बॉक्स तक 40% सब्सिडी में उपलब्ध करवाते हैं। और उसके लिए राजकीय मौन पालन केंद्र जूलीकोट नैनीताल में या फिर अपने अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आपको आवेदन पत्र जमा करना पड़ेगा और तब वहां से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राज्य सेक्टर योजना के तहत
800 रुपये प्रति बॉक्स मोनाग्रा और मोनमंस के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। तो उसमें भी आप जो है 5 से 10 बॉक्स तक प्रत्येक काश्तकार क्रय कर सकता है। और उसके बाद आप चाहे बेरोजगार नवयुवक हों या फिर वेतनभोगी कर्मचारी हों या भूमिहीन किसान हों, कोई भी लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं एक कम पूंजी में। कोई भी काश्तकार शुरू में प्रारंभ में 2 या 5 बक्सों से इस काम को प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि साल भर तक जब उसकी तीनों ऋतुओं की बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जाड़े की ऋतु और वर्षा ऋतु, चारों ऋतुओं का जब इसका इसके कार्य का अनुभव आपको हो जाएगा तो उसके बाद आप उसकी संख्या फिर मोनमंसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम बक्सों की सफाई करना और उनमें सफाई करने के बाद मोने नए नए छत्तों का निर्माण करती हैं। नई मोमी शीट लगाकर फ्रेमों में वो नए छत्ते हम बनवा लेते हैं और आगामी सीजन के लिए मधुमक्खियों का प्रजनन काल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो उस समय उनका हमें लाभ प्राप्त होगा। जो आपके क्षेत्र में कुछ औद्यानिक फसलें हैं या औद्यानिक या साग सब्जी हैं जिनमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, उनमें दोनों पुष्पों में मोने जाती हैं। नर फूल से ये पराग लेती हैं और मादा फूल से मकरंद लेती हैं। तो वहाँ पर ये परपरागण की क्रिया को संपन्न कर हमारी औद्यानिक और खाद्यान्न वाली फसलों की उपज भी 30 से 35% तक बढ़ाती है। तो इस प्रकार से हमें दोहरा लाभ मोनों द्वारा प्राप्त होता है। किसान भाइयों, जब आपने मधुमक्खी पालन प्रारंभ कर लिया है तो आप इनको फरवरी मार्च में आपने प्रारंभ किया और मई जून तक इनको बाहर से नेक्टर पोलन बराबर मिलते रहेगा। जून के बाद इनको बाहर से मकरंद यानी पुष्प रस मिलना कम हो जाता है और अंगलार विष्णाणु का कुछ मौनी शत्रु हैं, उनका भी हमला इनके ऊपर होता है। तो उसमें इनको पुष्प रस की कमी के लिए आपको कृत्रिम भोजन प्रति सप्ताह 250 ग्राम प्रति मोनमंस के हिसाब से चीनी का घोल देना पड़ेगा। अगर मेलिफेरा मोनमंस आप पालते हैं तो 500 ग्राम चीनी का घोल प्रति मोनमंस प्रति सप्ताह की दर से आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको अंगलार विष्णार से भी इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो अंगलार विष्णार हमारी कमेरी मोनों को, जो मोने फूल पर जाती हैं, उन मोनों को बाहर से उठा के खा देते हैं। अगर कमेरी मोनों का नुकसान हो गया तो मोनमंस की फिर कार्य क्षमता पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वो मोनमंस समाप्ति के कगार में आ जाते हैं। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आप ऐसे स्थानों से मोनमंसों को हटा दें जहाँ पर अंगलार विष्णाणु का प्रकोप ज़्यादा होता हो। और इसके बाद वर्षा ऋतु में आपने इनको छायादार स्थान से हटा करके धूप वाले स्थान में रखना है और बराबर कृत्रिम भोजन प्रति सप्ताह देते रहना है। और उसके बाद जाड़े की ऋतु आती है। जाड़े में आपको मोनमंसों को फूल वाले स्थानों में, आपके हो सकता है आपके क्षेत्र में मोनचर उपलब्ध न हो, तो जहाँ पर लाही, तोड़िया, सरसों ये फसलें बोई जाती हैं और ये अक्टूबर मध्य से फूलना प्रारंभ हो जाती हैं, वहाँ पर आप रख करके अधिक से अधिक उत्पादन इनसे ले सकते हैं, शहद का उत्पादन ले सकते हैं। दिसंबर के बाद जनवरी में यूकेलिप्टस एक जंगली वृक्ष है। इसके पेड़ों से जो है मकरंद और पराग मिलता है मक्खियों को। तो उस प्लांटेशन में आप रख देंगे तो वहाँ से भी आपको मकरंद और पराग और कुछ जंगली पुष्प उनसे ये मिलना प्रारंभ होता है। उसमें भी आप शहद का उत्पादन ले सकते हैं। और उसके बाद आप फिर मोनमंसों को मार्च के महीने में लीची के परिक्षेत्रों में, जहाँ पर लीची के उद्यान हैं, लीची परिक्षेत्र में आप रखेंगे तो वहाँ पर जो है लीची से जो है भरपूर नेक्टर और पोलन मोनों को मिलता है। और इसके बाद फिर हमें बरसीम वाले क्षेत्रों में रखना चाहिए, जहाँ पर बरसीम बोई जाती है, उससे भी नेक्टर पोलन काफ़ी मिलता है। या फिर सनफ्लावर वाले, सूरजमुखी वाले क्षेत्रों में हम इसे रखें तो वहाँ भी नेक्टर पोलन मिलता है। तब मोने अपने खाने के लिए काफ़ी मात्रा में शहद और पराग इकट्ठा कर लेती हैं और मोनमंस का प्रजनन बहुत बढ़िया चलता है।
किसान भाइयों, अगर आपने वर्ष भर इनको माइग्रेशन किया है, जगह जगह आप फूल पर ले जा रहे हैं, तब आपकी मोन मनसका अगर एपिस इंडिका आपने पाली है तो इसका उत्पादन 10 से 12 किलो तक प्रति मोन मनसा आप शहद का उत्पादन ले सकते हैं। अगर मेलिफेरा मोन मनसा आपने पाले हैं तो उसमें 20 से 25 किलो तक प्रति मोन मनसा प्रति वर्ष आप शहद का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने के लिए भारतीय मौन वंशों में अगर आप पालते हैं, भारतीय मौन वंशों को पालते हैं तो 2000 रुपया प्रति बॉक्स की लागत उसमें आएगी। अगर आप 2 बॉक्सों से पालने हैं तो 4000 रुपया, और अगर मेलिफेरा मौन वंशा आप पालते हैं तो 3000 रुपया प्रति बॉक्स प्रति कॉलोनी की के हिसाब से व्यय आएगा। अजोला दुधारू पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार है, जिसके उत्पादन इकाई राज्य में बहुत से पशुपालकों ने लगा रखी है और जिससे लाभ ले रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर काफी पशुपालक इसका उत्पादन करना चाहते हैं। अतः उन किसानों को ध्यान में रखते हुए आज इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने संपर्क किया मथुरा के एक विषय विशेषज्ञ से। पहले हमें जानना पड़ेगा कि एजोला है क्या। एजोला है पानी में उगने वाला एक फर्न, जिसको हम जो है हरे चारे के रूप में पशुओं को दे सकते हैं। तो एजोला कैसे हम तैयार करते हैं? एजोला प्रोडक्शन के लिए जो है हमें खाली जगह या ज़मीन का ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, एक पॉन्ड 8 मीटर बाई 2 मीटर साइज का एक पॉन्ड या गड्ढे खुदवाते हैं, ठीक है। उसका लगभग गहराई होता है 1 मीटर या आप कह सकते हो आधा मीटर करीब उसका गहराई होता है। उसमें हम सिल्पाउलिन सीट मतलब मोटा पॉलीथीन सीट उस पर बिछाते हैं। उसमें बारीक मिट्टी 10 से 15 किलो एक पतला सा लेयर के तरह सिल्पाउलिन सीट के ऊपर बिछा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 किलो गोबर का खाद, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा जो कच्चा गोबर से बढ़िया होगा अगर गोबर 2 दिन पुराना हो तो, और 3 ग्राम DAP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें मिट्टी के ऊपर छिड़काना पड़ेगा। उसको हम पहले पानी में घोल लेंगे, उसके बाद हम मिट्टी के ऊपर उसका छिड़काव करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, गड्ढे को पानी से भर देते हैं। पानी का डेप्थ में जैसे कह रहा था 1 फीट से लेके 1.5 फीट तक होना चाहिए। 2 दिन हम सिर्फ कंडीशनिंग के लिए रखते हैं। कंडीशनिंग मतलब धीरे धीरे जो गोबर और DAP का लेयर है वो धीरे धीरे नीचे सेटल कर जाता है। 2 दिन बाद हम उसमें फ्रेश एजोला आधा से 1 किलो उसमें पानी के ऊपर छिड़का देते हैं और एजोला पूरा पॉन्ड में इक्वली स्प्रेड कर देते हैं। धीरे धीरे एजोला 5 से 7 दिन में पूरा पॉन्ड में एजोला भर जाते हैं। अब हमें ये देखना है कुछ कंडीशन जो एजोला प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे तापमान 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहे। उसके बाद हमें डिस्कस करना पड़ेगा ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी होना चाहिए 60 से 80% के बीच में। उसके बाद पानी का pH हमें देखना पड़ेगा। पानी का pH होना चाहिए 4 से 7 के बीच में। उससे ज़्यादा अगर pH हो तो एजोला डेवलप नहीं हो पाएगा। ऊपर पॉलीथीन सीट या तो नर्सरी नेट का एक चादर उसके ऊपर बिछा देते हैं, मतलब पॉन्ड के ऊपर एक शेड बनाते हैं उससे। अब हम डिस्कस करेंगे एजोला को पशुओं को खिलाने की विधि के बारे में। एजोला हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस टाइम जो ज़मीन है वो बेसिकली कैश क्रॉप प्रोडक्शन जैसे धान गेहूं प्रोडक्शन में जा रहा है, इसलिए हरा चारा एनिमल को मिल नहीं पा रहा है। हम एजोला इसलिए प्रोडक्शन करते हैं कि एजोला को हम हरे चारे से थोड़ा सा जो है हरे चारे को एजोला से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एजोला में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन होता है, मिनरल होता है और इसमें हरे चारे के और जो गुण है प्रोटीन होता है। एजोला में पाया गया है सूक्ष्म पदार्थ के हिसाब से एजोला में 30 से 35% तक प्रोटीन हमें मिलता है, जो कि एनिमल का ग्रोथ के केस में काफ़ी लाभदायक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक एनिमल को कितना देना चाहिए एजोला एक दिन में। अगर एनिमल दुधालू एनिमल है तो 1 से 2 किलो एजोला, फ्रेश एजोला में कह रहा हूँ, प्रतिदिन एनिमल को प्राप्त होना चाहिए। अगर एनिमल ग्रोइंग है जैसे बछड़े हैं बछिया हैं तो उसको 200 से 500 ग्राम एजोला प्रतिदिन हमें देना पड़ेगा।
तो किसान बंधुओं, हमें आशा है एजोला प्रोडक्शन से आपको लाभ मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए ये साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश लगभग साफ रहने व तीव्रता की धूप खिलने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में वृद्धि होने से दिन का अधिकतम तापमान 20 से 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि का न्यूनतम तापमान 12.3 से 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय हवा में नमी 88 से 93% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 45 से 62% के मध्य रहने, कम गति की हवा 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। गत दिनों हुई अच्छी बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी हो गई है। साथ ही बारिश के साथ साथ तेज गति की हवा बहने के कारण गेहूं की बालियां निकली फसल कहीं कहीं गिर जाने से थोड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में तेज धूप खिली रहने तथा तापमानों में वृद्धि संभावित है, जिससे गिरी फसल कुछ हद तक खड़ी हो सकती है। साथ ही अच्छी हुई बारिश के कारण देर से बोई गई गेहूं की फसल में इस सप्ताह सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन किसान भाइयों ने देर से बोई गेहूं की बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में अभी तक नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा नहीं दी हो, वे ऐसी फसल में इस सप्ताह 20 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव दोपहर बाद उस समय करें जब पत्तियां गीली न हो। गांठ बनने की अवस्था की फसल में भी यूरिया का हल्का बुरकाव करना फसल के लिए लाभप्रद रहेगा। समय से बोई गेहूं के जिन खेतों की फसल में बालियां निकल आई हैं तथा जहां फसल गिर गई है, वहां ऐसे मौसम में चूहों द्वारा फसल को नुकसान हो सकता है। पहचान हेतु किसान भाई खेत में घूमकर देख लें कि चूहों द्वारा खेत में जगह जगह बिल खोदकर मिट्टी के ढेर तो नहीं लगा है। यदि ऐसा है तो किसान भाई सामूहिक चूहा नियंत्रण पद्धति अपनाएं। इस हेतु एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 ग्राम की एक गोली प्रति बिल की दर से बिलों में डालकर मिट्टी से बंद कर दें, जिससे चूहे बिलों के अंदर ही मर जाएंगे। मूंग एवं उड़द की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः मूंग एवं उड़द की बुआई के इच्छुक किसान भाई इनकी बुआई इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें।
अभी हुई अच्छी बारिश के कारण खेतों में बुआई हेतु पर्याप्त नमी हो गई है, अतः खेत की पलेवा करने की आवश्यकता नहीं है। उड़द की बुआई हेतु उन्नतशील किस्मों जैसे पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35 या नरेंद्र उड़द 1 में से ही किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन करें। बुआई के समय संतुलित उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें, लेकिन यदि मिट्टी की जांच न करा पाए हों तब 20 किलोग्राम यूरिया तथा 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें। बुआई हेतु बीज की मात्रा 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। जिन किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई कर रखी है उनमें हाल ही में हुई बारिश से नमी हो गई है, अतः गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उड़द या मूंग की 2 पंक्तियों की बुआई कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त आय के साथ साथ अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होगी। गन्ने की नौलख फसल की कटाई का कार्य इस सप्ताह भी जारी रखें। जो किसान भाई बसंतकालीन गन्ना एवं सूरजमुखी की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं वे इस सप्ताह उचित मृदा नमी की दशा में इनके उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की बुआई करें। इसके अलावा चारे हेतु उचित मृदा नमी की दशा में बहुकटान ज्वार की UPMC 503, लोबिया की UPC 5286, UPC 5287, मक्का की विक्रम या अफ्रीकन टाल में से ही किसी किस्म का चुनाव कर बुआई करें। जो गाय या भैंस बार बार गर्भित कराने पर भी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हो उन्हें किसी नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखलाकर उचित उपचार कराएं, जिससे कि ब्यात खाली न जा सके। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह हम मौसम की नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है वेनीगंज हरदोई के मनमोहन चौहान ने। आपने गन्ने की कटाई व उपरांत के प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि ये गन्ने की कटाई के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो आपकी बाबक फसल है उसकी कटाई के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उससे हमको रैटून जो पेड़ी की फसल है वो भी रखना है। तो उससे कटाई के समय क्या क्या सावधानियां हों, या जो कटाई में गुणवत्ता युक्त मील भेजने की बात है तो उसमें क्या सावधानियां रखें। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मील भेजने से पहले किसान आमतौर पर सिंचाई कर देते हैं, सोचते हैं कि जिससे हमारा वजन पड़ जाएगा। परंतु हम आमतौर पर देखें यदि कटाई आपको पर्ची जैसे ही मिलती है उसके अनुसार करते हैं तो हम देखें कि इसमें जब ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो उस समय कटाई से बचें, क्योंकि उस समय यदि कटाई करेंगे तो गन्ने का फुटाव जो पेड़ी रखनी है उसके लिए ठीक नहीं है। तो इस समय देखें कि जैसे ही आप कटाई करें तो उसके लगभग 10 दिन पहले सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि गन्ने का वजन बढ़ जाएगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा। परंतु कटाई करते समय ये ध्यान रखें कि गन्ने की कटाई के बाद उससे जल्दी से जल्दी ही मील भेजना आवश्यक होता है। ये किसान और मील दोनों के हित में है। किसान यदि कटाई करने के बाद कभी कभी हम देखते हैं किसानों की फील्ड में 7-8 दिन तक गन्ना ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उससे जब हवाएं चलती हैं तो एक सौ उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो ठीक नहीं है। दूसरा वजन का जो हास्य है या वजन निरंतर उससे पानी कम होता रहता है, उस वजह से उत्पादन कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। तो उसे तुरंत भेजें। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो कटाई के बाद आपकी जो गन्ने की पूलियाँ बंडल्स हैं उनको सही तरीके से पत्ती से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए और उस तरह से 7-8 दिन तक आप उसको रख सकते हैं और उसके बाद पुनः मील भेज सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कटाई के समय ये उपयुक्त है कि यदि आपको पेड़ी रखनी है तो फरवरी का प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च तक का जो समय है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय जनवरी के बाद तापक्रम हल्का बढ़ना शुरू होने लगता है और इसके फुटाव के लिए तापक्रम अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है, आप देखें कि जनवरी में आपको काटना है और उस समय तापक्रम कम है, तो इसमें आप देखें कि या तो पहले सिंचाई करें, उसमें 50 किलोग्राम पोटाश जो फर्टिलाइज़र आता है उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के साथ लगा देंगे तो भी
अच्छा फुटाव होगा, या गन्ना काटने के तुरंत बाद जो ताज़ा मैली प्रेस मड आती है, मिल से मिलती है, बहुत गर्म रहती है, उसका टैपक्रम, उसको यदि डाल दें गन्ने की लाइन से तो उससे भी पेड़ी का जो फुटाव है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हम देखें कि जो फरवरी में जैसे कटाई शुरू करते हैं तो जिस फसल की पेड़ी रखना है उसकी कटाई ज़मीन की सतह से सटाकर करना चाहिए, उसको ऊपर से नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ठूंठ ज़मीन से ऊपर रह जाएंगे, यदि उनसे कल्ले निकलेंगे तो उनसे अच्छे कल्ले नहीं निकलते हैं, कम निकलते हैं और वो ताकतवर भी नहीं होते हैं और उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए आप ज़मीन की सतह से सटाकर काटें। दूसरी बात आती है कि पेड़ी जब काट दिया तो उसके कटाई के दूसरे तीसरे दिन बाद उसमें आप सिंचाई अवश्य लगा दें। यदि सिंचाई नहीं लगाएंगे, पानी की कमी होगी तो धीरे धीरे ठूंठ जो हैं वो सूखने लगते हैं। तीसरी बात ये रखें कि जब सिंचाई आपने लगा दी तो इसमें जहाँ भी आपको लगता है कि 2 फीट पर कहीं ठूंठ या मुड्डा नहीं है गन्ने का, उस जगह आप पेंडे, ऊपर वाले सिरे के पेंडे हैं वो दबा दें, तो जिससे गैप फिलिंग कहते हैं, उससे भी आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तीसरी बात आती है कि जैसे ही पहला पानी लगाने के 8-10 दिन बाद जब ओट आने लगती है इसमें, इसकी अच्छी जुताई करें कूड़ों के सहारे, जिससे इसमें पुरानी जड़ जितनी भी हैं ठूंठों की वो छट जाएंगी। दूसरी बात आती है खाद उर्वरक की बात करें तो पेड़ी की फसल में भी बावक फसल से और कहीं अधिक ही आवश्यकता है। नाइट्रोजन 20% इसमें फालतू डालें। फास्फोरस और पोटास जो कि बावक में डालते हैं आप कि 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पेड़ी की फसल में कूड़ों में जो जुताई करते समय नालियां बने उसमें दें। ऊपर छिड़कने से फ़ायदा नहीं होगा और उसके बाद उसको पानी लगा देंगे तो निश्चित है कि उन नालियों में दब जाएगा और जड़ों के द्वारा सही अवशोषित किया जाएगा और गुड़ाई के द्वारा अच्छी तरह जड़ों में मिल जाता। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा उस समय डाल दें, शेष आधी मात्रा को 2 बार में खड़ी हुई फसल में आप देंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक।